नाउ कैप्लर्स थर्ड लॉ, इसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। व्हाट द मीन्स ऑफ रिवोल्यूशन? टाइम ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, उसको हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोल रहे हैं। मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में लगाया हुआ समय। ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस क्या था? स्मॉल ए, राइट? तो स्मॉल ए डिस्टेंस का क्यूब, जो भी टाइम पीरियड होगा उस प्लेनेट का अराउंड द सन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो समय लेगा वो प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमने में, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन अलग अलग प्लैनेट्स के लिए स्मॉल ए अलग अलग होगा, ओके? तो टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा और उनके बीच में रिलेशन ये वाला है। बॉक्स कर सकते हैं इसको, यही थर्ड लॉ है, ओके? एग्जांपल देखते हैं। सो इट इज क्लियर थ्रू दिस रूल दैट द फर्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन हैज लार्जेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जो जितना दूर होगा प्लेनेट, जैसे कि नेपच्यून काफी दूर है, सबसे लास्ट में बोलते हैं 8th प्लेनेट, तो नेपच्यून सबसे दूर है, तो ए सबसे ज्यादा होगा क्योंकि बहुत बड़े पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द सन, तो टाइम पीरियड भी उसका सबसे ज्यादा होगा। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन है? मरकरी, इज 88 डेज। जो सबसे पास में है, ए जिसके लिए कम है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मरकरी सन के सबसे पास में है, तो उसके लिए ए बहुत कम है, सो दैट टाइम पीरियड भी बहुत कम है। कितना? 80 डेज। अर्थ पूरा एक साल लेती है, उसको बोलते हैं 365 डेज अराउंड सन के चारों तरफ वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ये 88 डेज अराउंड लगभग हो गया, ये 3 महीने में पूरा सन का रिवॉल्व होके आ जाएगा। इट मीन्स ये होगा कि हम काफी टाइम ले रहे हैं कंपेयर टू मरकरी। बट आगे देखिए, व्हाइल दैट ऑफ द फर्देस्ट प्लेनेट नेपच्यून इज 165 ईयर्स। नेपच्यून जो है वो 165 साल लेता है, राइट? हम लेते हैं 1 साल और उसको लगते हैं 165, मतलब 165 टाइम्स हो गया। चलो 88 डेज समझ में भी आता है, अराउंड 3 मंथ्स, ये हो गया 1 साल का 1/4 टाइम्स। मतलब हम 1 साल में घूम के आते हैं, वो 4 बार घूम के आ जाता है, बट हम 165 साल में 165 बार घूम के आते हैं, जबकि नेपच्यून केवल 1 बार घूम के आता है अपनी उसी पोजीशन पर, राइट? नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। द मीन रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज 1.5 into 10⁻11 मीटर, and the mean radius of the orbit of Mercury around the sun is 6 into 10⁻10 meter. The Mercury will rotate around the sun is, अब आपसे पूछा जाए कि मरकरी का टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, आपको याद है, पर ऑप्शंस देखिए। अच्छा, मैंने बताया भी था 1/4 होता है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। फिर भी किसी भी प्लेनेट के लिए आ जाए तब तो स्मॉल, अब अच्छा एक चीज और, इसके अंदर स्मॉल ए जो है ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। कभी कभी वो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों का एक एवरेज दे देता है, इसको बोलते हैं मीन रेडियस। तो ऐसा मत समझिए कि मीन रेडियस तो हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं, स्मॉल ए को ही आप मीन रेडियस अज्यूम कर सकते हैं, राइट? तो नाउ सिंस वी हैव फॉर्मूला टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, आपको टी निकालना है, तो टी प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर 3/2। आपको 2 आर दी हुई है, एक अर्थ की और एक मरकरी की अराउंड द सन, इसको आप एवरेज भी बोल सकते हो। ये आर मैंने ए की जगह पुट कर दिया है। इट इज नॉट कंपल्सरी आपको हर बार सेमी मेजर एक्सिस दे। तो देखिए टाइम पीरियड के रेशियोस और आर मतलब डिस्टेंसेस या एवरेज डिस्टेंसेस या एवरेज रेडियस के रेशियोस की पावर 3/2 कर दिया। ऊपर मून, सॉरी मरकरी, अर्थ,
राइट? नाउ आई हैव टू फाइंड आउट Tm, टाइम पीरियड ऑफ मरकरी। तो डिस्टेंस मैंने रख दी है यहाँ पर, नेट वन मरकरी की और अर्थ की, उनकी पावर 3/2 करना है, और Te टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि होता है 1 ईयर। नाउ अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो 10⁻10 तो ऊपर नीचे घट गया, नीचे एक 10 एक्स्ट्रा बचेगा, ये हो जाएगा 6/15। 6/15 को आप लिख सकते हो यस 2/5, जो हो जाएगा 0.4। अब 0.4 की पावर 3/2 करनी है, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया पहले ईयर्स। अब कई लोग बोलते हैं सर 0.4 की पावर 3/2 कैसे करें? मैंने आपको कई बार बताया है कि 3/2 मतलब होता है 1 + ½ और 1 + ½ मतलब जो भी नंबर अंदर है उसको सिंगल पावर मतलब पूरा लिख दीजिए, और हाफ मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी नंबर के अंडर रूट से, राइट? दैट मीन यू कैन से सिंस a की पावर 3/2 = a√a। ओके, याद रखिए। नाउ 0.4 का अंडर रूट, लाइक जैसे कि यहाँ पर 0.36 होता, क्या होता 0.36, तो उसका अंडर रूट क्या आता 0.6, राइट? उसी तरह से 0.36 से थोड़ा सा बड़ा है ये, तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया 0.62। ओके, आई डोंट नो 0.63 भी हो सकता है। अब यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड ये आ जाएगा 6 × 4 24 के थोड़ा सा ऊपर, इसको मैंने लगभग 0.25 मान लिया। 0.25 मेरे लिए फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ और ऑप्शन में भी है। ये लोग ऐसे इतना अप्रोक्स क्यों कर रहे हो? जरा देखो 1/2 करोगे तो कितना आएगा 0.5। क्या ये नंबर 0.5 के अराउंड है? नहीं। 1/8 0.125, क्या ये नंबर? नहीं, ये तो उसका भी आधा हो गया। 1/2√2, 1/√2 की वैल्यू आपको याद होगी 0.707, उसमें 2 डिवाइड करते हो तो आएगा 0.35 अराउंड। क्या 0.35 के अराउंड है? नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि अराउंड, अब कई लोग बोलते हैं सर बहुत टिपिकल हो जाए, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। आप अराउंड में जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपको अराउंड में एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ न्यू एग्जांपल। कैप्लस के थर्ड लॉ पर ही एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, इजी सा लेता हूं। तो तब तक रिपीट कर लेते हैं। टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस के बीच में फॉर्मूला क्या था? T² प्रोपोर्शनल R³। ओके, नाउ अगला एग्जांपल है, वो आपसे पूछेगा फाइंड the curve between T² and R³, where T is time period of planet and R is length of semi major axis। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, T² R³ में पहला कर्व, दूसरा कर्व T² R³ में, थर्ड। मेरे ख्याल से आपने आंसर निकाल लिया है तो चेक कर लीजिए। अभी मैं आंसर बताऊंगा आपको, T² R³। सॉल्यूशन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते ही आपको मालूम पड़ेगा कौन सा लॉ लगने वाला है, कैप्लर्स थर्ड लॉ। क्या है कैप्लर्स थर्ड लॉ? कि भाई T² प्रोपोर्शनल क्या होता है, A³ या R³। अब प्रोपोर्शनल का समझते ना, implies that T² equals to कांस्टेंट K लगा दीजिए। क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं y equals to mx plus c से? क्योंकि y एक्सिस पर क्या है T², x एक्सिस पर क्या है सारे कर्व में R³। K कांस्टेंट था, m यहां स्लोप होती है,
राइट, तो स्लोप इक्वल्स टू के मतलब कांस्टेंट। इसमें कोई भी टर्म ऐड नहीं हो रही है, यू कैन से c इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट c इक्वल्स टू 0। स्ट्रेट लाइन में c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और c 0 मतलब वो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। सारे कर्व ये नहीं पास आउट हो रहा, गलत। बट m स्लोप कांस्टेंट कहां होती है, स्ट्रेट लाइन में। यू कैन से कि y इक्वल टू mx प्लस c भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं। क्या ये स्ट्रेट लाइन, नहीं, ओनली दिस। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। कभी कभी वो टाइम पीरियड पूछता है तो बच्चे हर बार कैपिटल लॉ लगाते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, फिर ही टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। जैसे आपको एक प्लेनेट का इलिप्टिकल पाथ दिया, सन की पोजीशन दी, ऑफ द फोकस, प्लेनेट की कुछ पोजीशंस को नाम दे दिए ए बी सी डी। सन को मैं एस दे देता हूं, ओके। प्लेनेट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। उसने लिया टाइम पीरियड t1 टाइम पीरियड लिया टू मूव प्लेनेट from A to B to C. You can say A to C via B. ऐसे ही T2 लिया उसने, मतलब A से C जाना है via B। इस टाइम पीरियड को उसने काउंट किया T1, ऐसे T2 काउंट किया to move planet from C to A via D। मतलब C से D होते हुए A पर पहुंचना है, उसको टाइम पीरियड T बोला, T2। नाउ फाइंड T1 अपॉन T2। पहला ऑप्शन इक्वल टू 1, second greater than 1, third less than 1, fourth वन बाय T1 अपॉन T2 पूछा ना, ये लीजिए, ये पूछा 2। ओके, नाउ सॉल्यूशन। ये टाइम तो है बट टाइम पीरियड नहीं, और कंप्लीट चलो काउंट भी कर लेंगे, T1 प्लस T2 कर लेंगे तो टाइम पीरियड बन जाएगा एक रिवोल्यूशन का। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ही प्लेनेट है। हम जो कैप्लस का थर्ड लॉ लगाते हैं वो डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम सन एंड उनके टाइम पीरियड क्या है, तो उनके बीच में रिलेशन है। यहाँ एक ही प्लेनेट है तो आप इसको किसी भी और प्लेनेट से कंपेयर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई थर्ड लॉ नहीं लगेगा इसमें। ओके, तो कौन सा लॉ लगेगा, लेट्स सी। याद कीजिए, यहां सन के अराउंड घूमा जा रहा है, तो सन और इनिशियल पोजीशन ए के बीच में लाइन कीजिए, फाइनल पोजीशन सी। मैं T1 की बात कर रहा हूं। याद कीजिए S और A को मिलाने वाली लाइन ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, दैट वन। और T2 के लिए मैं बीम पेन यूज कर रहा हूं। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, कितना एरिया स्वेप्ट किया इस लाइन ने, ये घूमी लाइन, ये पूरा एरिया। इससे आप समझ सकते हैं कौन सा एरिया बड़ा है। ओके, तो हमारा ये था कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है, आपको याद हो तो। ओके, यदि यहाँ एरियल स्पीड कांस्टेंट है तो आप एरिया से भी कर सकते हैं कि यहाँ यदि एरिया कम है और यहाँ एरिया ज्यादा है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ओके, तो सिंस सॉल्यूशन करते हैं, dA by dt कांस्टेंट। एरियल स्पीड जो होती है
वो कांस्टेंट होती है. Implies that DA proportional DD लिख सकते हैं. और यू कैन से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो A प्रोपोर्शनल T आ जाएगा. एरिया और T एक दूसरे प्रोपोर्शनल है. जिसका एरिया बड़ा उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा. और कौन सा एरिया? सन और प्लेनेट की बीच में जो लाइन ड्रॉ होगी, सन और प्लेनेट की पोजीशन को मिलाने वाली लाइन कितना एरिया स्वैप कर रही है. तो ब्लू वाला एरिया था, एक टाइम पीरियड T1 है इसके लिए, तो एरिया हो गया A1. एरिया A1, इसके लिए एरिया हो गया A2. ओके, तो कौन सा एरिया बड़ा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं. इंप्लाइज दैट A1 upon A2 equals to T1 upon T2. Since A1 less than A2 implies that T1 less than T2 implies that T1 upon T2 का रेशियो जो 1 से छोटा आएगा. कौन सा ऑप्शन हुआ? थर्ड. 2 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा बोल रहा है. 1 तो कभी आएगा नहीं क्योंकि एरिया इक्वल नहीं है. राइट? थैंक यू.